हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, डेट इज़ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, इसके कॉजेज क्या हैं, और अगर फ्रिक्शन कहीं हो रहा है तो उससे एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारे चीज़ इस चैप्टर्स में हमें पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डेट इज़ फ्रिक्शन। तो चलिए फ्रिक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या होता है फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन क्या है कि आप लोग बच्चों जनरली देखे होंगे कि आप जब किसी बॉल को फेंकते हो तो जब वो बॉल को फेंकते हो वो बॉल अपने आप ही रुक जाता है। जब हम ग्राउंड पे किसी बॉल को फेंकते हैं तो ये बॉल ऐसे यहाँ से जाते हुए ऐसे जाते जाते यहाँ जाके ये अपने आप रुक जाता है। मीन्स थोड़े दूर ट्रेवल करने के बाद ये बॉल अपने आप ही रुक गया। अगर आप इसको किसी इंक्लाइंड प्लेन से गिराए हो, मतलब ऐसे इस बॉल को यहाँ से गिराए हो, तो हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाए, ये बॉल यहाँ तक पहुँचे, लेकिन यहाँ आके रुकेगा ज़रूर। अभी हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रहे थे फोर्स के बारे में कि अगर कोई चीज़ का मोशन में चेंज हो रहा है, मोशन में चेंज होने का मतलब पहले ये स्पीड से जा रहा था फिर ये रुक रहा है, मतलब मोशन में चेंज हो रहा है, जरूर कोई रोक रहा है इसको, कोई इसके मोशन को जरूर अपोज कर रहा है, और उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो इसके मोशन को रोक रहा है, जो ये इधर जाना चाह रहा है और जो हर बार इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसी को हम लोग कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि इसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो चलिए लिखते हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होगा? द फोर्स which opposes the relative motion of an object when two objects are in contact is called force of friction। उसको कहेंगे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ये क्या करता है? ये हमारे मोशन को अपोज करता है। मीन्स एक टर्म में इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन फोर्स का जो मोशन है, फ्रिक्शनल मोशन है, ये क्या करता है? अपोज करता है, हमारा जो एक्चुअल मोशन होता है उसको अपोज करता है। तो लिख सकते हैं क्या? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द मोशन। तो नोट में लिख लीजिए एक पॉइंट कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज, फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी, अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी है, मोशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मोशन है उसको अपोज किया जाता है किसके द्वारा? फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मोशन को अपोज कर रहा है, जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है ऐसा, और ये ब्लॉक को हमने रख दिया सरफेस पे, ये इंक्लाइन एक सरफेस है ऐसा, और इस सरफेस पे ये बॉक्स है। अगर इस बॉक्स पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे ही आप इसको इधर धक्का दोगे, अगर एक्चुअल फोर्स इधर लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इधर लगाया जा रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इधर एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं FFR, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? जो फोर्स होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब ये फ्रिक्शन का कारण क्या है? आखिर क्यों जो है वो फ्रिक्शन लग रहा है? तो हम लोग देख सकते हैं कि ये फ्रिक्शन का कारण है जो सरफेस है, इसी पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है।
सरफेस के नेचर के कारण जो है फ्रिक्शन लग पाता है। कहीं ये फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, कहीं ये फ्रिक्शन कम होता है। तो देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम इस पे ये जो चीज़ लेटर्स लिख रहे हैं इसको लिख नहीं पाते। ये एडवांटेजेस में हम लिख सकते हैं, लिखेंगे बाद में। देखिए जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमने ऐसे मोशन किया तो एक अपोजिट में मोशन लगा जो कि रोकने की कोशिश किया और जिस कारण से ये इंक इस पे चिपक रहा है। तो इस तरह से अगर हम इस पे तेल लगा दें, तेल लगाने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो लिखेंगे तो इस पे जल्दी लिख नहीं पाएंगे। तो फ्रिक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है जो कि हमें लिखने में भी हेल्प करता है। तो फ्रिक्शन बहुत जगह हमें हेल्प करता है और बहुत जगह हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कारण है फ्रिक्शन का। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए दो कॉजेज है फ्रिक्शन का। एक तो है इंटरलॉकिंग। तो समझते हैं कि इंटरलॉकिंग क्या है। सबसे पहले इंटरलॉकिंग समझ लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। जैसे ये भी एक एटम से बना हुआ है, ये हमारा बोर्ड भी एटम से बना हुआ है। भले ही ये देखने में आपको प्लेन लग रहा हो, लेकिन ये एक रफ सरफेस है। ये क्या है? एक रफ सरफेस है। कैसे? जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक रफ सरफेस है। तो जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर फोर्स लगाते हैं और वो किसी के कांटेक्ट में है, जैसे इसके कांटेक्ट में है, और इस ऑब्जेक्ट को कोई बच्चा ऐसे पकड़ के इसको और खींच रहा होता है, समझ लीजिए ये कोई बच्चा है जो कि इसको पकड़ के खींच रहा है अपनी तरफ, तो इसने फोर्स किधर लगाया? फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दूसरे तरफ काम कर रहा होता है। ये क्यों काम करता है? देखिए जब हम इसको जूम करके देखेंगे, मान लीजिए इस पोर्शन को जूम करके देखें, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो सरफेस कांटेक्ट में है वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड हो चुके हैं। मतलब जो इसके सरफेस है वो रफ है और इसके मॉलिक्यूल्स इसमें ऐसे इंटर कर चुके हैं, और इस कारण से जब भी ये इधर फोर्स लगा रहा है तो एक अपने आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जा रहा है। जब भी ऐसे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप ही एक फोर्स लग जा रहा है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। मतलब जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो क्या दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट तो ऐसा ही है, इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से इरेगुलरिटी है, और ये जो सरफेस है ये इसमें अंदर में ऐसे इंटर किया हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरलॉकिंग। मीन्स इसके पार्टिकल्स इसमें इंटरलॉक्ड हो गए हैं, एक दूसरे में पार्टिकल्स जो है इंटरलॉक्ड हो गए हैं, और जब एक तरफ फोर्स लगता है तो दूसरे तरफ अपने आप फोर्स लगने लगता है। तो इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कॉज है फ्रिक्शन का। तो देखिए व्हेन टू सरफेसेज आर इन कॉन्टेक्ट, सरफेसेज आर इन कॉन्टेक्ट, दो सरफेसेस जब भी कांटेक्ट होते हैं तो इसके पार्टिकल्स, ठीक है, अब इसके पार्टिकल्स को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से इसके पार्टिकल्स को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखेगा। ये लगेगा कि बिल्कुल जो है ये प्लेन नहीं है, इसके पार्टिकल्स जो इस तरह से हैं, और इसी कारण से कोई भी ऑब्जेक्ट रखने के बाद इसके पार्टिकल इसमें मिक्स हो जाते हैं और इसके पार्टिकल इसमें, और इस तरह से एक फोर्स लग जाता है दोनों में। जब इसको इधर खींचते हैं तो इस पे फोर्स इधर लगता है, तो इस कारण से इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब बॉल जो था, जब सरफेस पे उसको छोड़ देते हैं तो बॉल तो इधर जाना चाहता है, लेकिन जब यहाँ कांटेक्ट में है तो बॉल का पार्टिकल
और जो सरफेस जिसमें कांटेक्ट में है वो दोनों एक दूसरे में जो है मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। तो लॉक्ड हो जाते हैं एक दूसरे से। इस कारण से जब फोर्स इधर लगाते हैं तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा दूर जाने के बाद बॉल जो है वो रुक जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन है तो उसके मोशन को अपोज करने का काम करता है ये इंटरलॉकिंग फोर्स के कारण, इंटरलॉकिंग के कारण। तो चलिए इंटरलॉकिंग क्या होगा, when two force surfaces are in contact then the particles of surfaces mix and combined due to friction generate। क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और ऐसे कंबाइन हो जाते हैं। जब इधर फोर्स लगाते हैं तो इसमें अपने आप एक इधर की तरफ फोर्स लगने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जिधर भी फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है। अभी लिखवाए हैं कि अपोजेज करता है मोशन को, मतलब हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया उसके अपोजिट में फोर्स अगर लग रहा है और ये लगता ही है, वही फोर्स होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ तो हो गया चाहिए कि रोकता है, लेकिन रोकने के साथ ये चलने में हेल्प करता है, क्योंकि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे कदम पीछे की तरफ हम धक्का लगाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहे तो हमारा पैर फिसल जाएगा, हम आगे की तरफ गिर जाएंगे। और हम देखते हैं जब कभी भी बरसात के मौसम रहता है, पानी लगा रहता है, तो हम चलने की आगे कोशिश करते हैं तो हम फिसल के पीछे ही गिरते हैं। इसका पीछे रीजन जो है यही है फ्रिक्शन का, क्योंकि फ्रिक्शन जब रहता है तो हमारे पैर और ज़मीन के बीच में लॉक्ड हो जाते हैं। जब पानी रहता है तो क्या होता है देख लीजिए, जब इस पे तेल सरफेसेस पे लगा देंगे तो उस समय क्या होगा देखिए, उस समय ये सरफेस ऐसा ही रहेगा, ये जो नीचे का सरफेस है जो ग्राउंड है। और ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट रखेंगे इस पे क्या किए हमने, तेल लगा दिया, तो इसमें क्या हुआ, जितने भी होल्स थे ये सब में ऑलरेडी पहले से जो है वायल भरा हुआ है। तो वायल भर गया तो ये तो एक प्लेन जैसा सरफेस हो गया। अब इसके ऊपर ये रखेंगे, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको रखने की कोशिश किए तो देखिए वायल के चलते ये जो है इंटरलॉक्ड नहीं हो पाया। अब इंटरलॉक्ड हो नहीं पाया तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम लगेगा, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा। मतलब इधर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स को अगर बता देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि ये फोर्स ज़्यादा है, और ये छोटा लगा देते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो इस केस में जब यहाँ पे वायल प्रोवाइड करा दिए तो वायल क्या हुआ, इसके गैप को फिल कर दिया, ये पूरा गैप फिल हो गया वायल से, या फिर बरसात के मौसम में वाटर से, पानी से। जैसे ही अपना पैर रखते हैं इंटरलॉक नहीं होता है और तुरंत फिसल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे वायल के कारण लेस फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इसके सरफेसेस में ये वायल और वाटर कुछ भी रख दिया गया है, पाउडर। और यहाँ पे क्या है, मोर फ्रिक्शन है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग इसके अंदर नहीं प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए ये तो एक कारण हुआ इंटरलॉकिंग। दूसरा कारण है इंटरबॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स सिर्फ लॉक्ड ही नहीं होते हैं, मतलब ये है कि अगर वायल पे हम चले तो थोड़ा तो चल ही पाते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल गिर ही जाते हैं, मतलब थोड़ा चल पाते हैं। डैट इज ड्यू टू इंटरबॉन्डिंग। दो सब्सटेंस है, ये दोनों सब्सटेंस जो हैं ये बने हुए हैं किस चीज़ से, तो ये बने हुए हैं, जितने भी सब्सटेंस है उसके पास मास है, और इसके पास मास है तो दो मास एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हमने ये छोड़ा, इसके पास मास है और अर्थ के पास मास है तो ये गिरेगा अर्थ की तरफ, तो ये भी मास है तो एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखाई देता है। जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं ऐसे बिल्कुल। अब जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके जुड़ गए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक गए, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। आगे बढ़ेंगे तो वो पीछे की तरफ लगाएगा फोर्स। तो देखिए सेकेंड नंबर जो है हमारा वो है इंटरबॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरबॉन्डिंग ऑफ पार्टिकल्स।
तो इंटरबॉन्डिंग में क्या होता है कि एक का मोलेक्यूल्स, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका मोलेक्यूल्स जो यहाँ पे मोलेक्यूल्स है, और ये जो सरफेस है, ये अगर सरफेस है, ठीक है, तो चलिए देखिए ये सरफेस का मोलेक्यूल्स एक दूसरे से चिपक गए, ये बॉन्ड बना लिए, एक दूसरे से चिपक गए, तो अब फोर्स क्या होगा, इधर लगाएंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा, ठीक है, जब हम फोर्स इधर काम लगाएंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा। तो इंटरबॉन्डिंग के कारण भी क्या होगा, एक मोशन का, हमारे फोर्स के अपोजिशन एक लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरबॉन्डिंग के कारण जो है फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। तो लिखेंगे व्हेन टू सरफेसेस are in contact, the molecules of surfaces, मोलेक्यूल्स कह सकते हैं या पार्टिकल्स, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। द मोलेक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, आप पार्टिकल्स भी समझ सकते हो। पार्टिकल्स मतलब इसका सबसे छोटा रीजन, सबसे छोटा जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई दे, और इस बोर्ड का सबसे छोटा, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, जिस कारण से हम इधर फोर्स लगा रहे हैं तो एक इधर फोर्स लगेगा, तो इसी को बोलेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू इंटरबॉन्डिंग ऑफ पार्टिकल। तो व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, द मोलेक्यूल्स और पार्टिकल्स अट्रैक्ट टुगेदर, कह सकते हैं अट्रैक्ट ईच अदर, कर लो, अट्रैक्ट ईच अदर and make a bond to generate friction जनरेट हो पाता है। तो इस कारण से भी कभी भी ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग के लिए हमने बताया इसका मोलेक्यूल्स, ये इसका मोलेक्यूल्स और इसके मोलेक्यूल्स एक दूसरे से चिपक गए। अब जब हम इसको इधर फोर्स लगाएंगे तो एक अपने आप इधर फोर्स लगेगा, और हम लोग ये देखते भी हैं कि जब से ही अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दो रीजन है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगना शुरू हो जाता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब हम लिख पाते हैं, चल पाते हैं, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही होता है। लेकिन ये भी याद रखें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत जगह पे हमें हेल्पफुल भी नहीं होता है। जैसे फ्रिक्शन नहीं रहे तो हम गिर जाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है तो गाड़ियों का जो व्हील के अंदर जो बॉल बियरिंग लगाया जाता है वो टूट जाता है, लगातार रगड़ाते उससे लगातार फ्रिक्शन जनरेट होता है, और उससे क्या होता है, टूट जाता है। जंगलों में आग लग जाती है, टहनियाँ जो है पेड़ों के वो रगड़ाते रहते हैं, और इस कारण से फ्रिक्शन जनरेट होता है। आप अपने हाथों को भी अगर ऐसे फ्रिक्शन करोगे तो क्या होगा कि ये गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा। हीट क्यों होता है, इसके मोलेक्यूल्स, जो इसमें मोलेक्यूल्स हैं, वो सरफेस पे इसके चार्जेज आ गए हैं। अब चार्जेज क्या है ये हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। तो चार्जेज आ गए हैं, इसी कारण से ये गर्म हो जाता है। तो उसी तरह से जब दोनों कांटेक्ट में आएगा, जब इसको इधर खींचेंगे तो ये अपने आप इधर फोर्स एक लगना शुरू हो जाता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स के कॉजेज क्या है, दो, इंटरलॉकिंग एंड इंटरबॉन्डिंग। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिपेंड करता है नेचर पे भी, सरफेस का नेचर कैसा है, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर सकता है, तो देख लीजिए, उसको समझते हैं। मान लीजिए ये आदमी जो फोर्स लगाया हुआ है, इस पे एक और ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिए, एक और ऑब्जेक्ट रख दिए। इसको और ऑब्जेक्ट रखने से क्या हो गया कि ये जो भारी हो गया, ये जो था इसका वेट बढ़ गया। अब वेट बढ़ गया तो ये खींचेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ता है फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। तो बच्चों, जब आप कभी साइकिल चलाते होंगे
तो आप देखते होगे कि जब आप एक स्मूथ रोड पे चलाते हो साइकिल, बिल्कुल प्लेन रोड पे, तो आपकी साइकिल का स्पीड हाई रहता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जब आप एक ऐसे रोड पे चलाते हो साइकिल जो कि बिल्कुल गड्ढा वगैरह है, तो स्पीड कम हो जाता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख करके और इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये काफ़ी स्पीड से मूव करेगा। ये बड़ा दिखा रहे हैं तो आप समझिएगा कि ज़्यादा फोर्स है, और फ्रिक्शन छोटा दिखा रहे हैं तो समझिएगा फ्रिक्शन कम है। लेकिन इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलरेडी इससे ज़्यादा हो गया है। तो ये सरफेस है रफ और ये है प्लेन सरफेस। तो हम देखेंगे कि प्लेन सरफेस पे क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल्स जो है वो तेजी से मूव करता है। क्यों? क्योंकि प्लेन सरफेस जो है, इस पे जो सरफेसेस है इंटरलॉक कम हो पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेन है तो इंटरबॉन्डिंग ही हो पाता है। तो इंटरबॉन्डिंग के कारण जो फ्रिक्शन होगा वो कम होता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड। फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड। फ्रिक्शनल फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, या फ्रिक्शन डिपेंड। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास? तो सबसे पहला फैक्टर्स है नेचर ऑफ सरफेसेस। नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस का जो नेचर है इस पे फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। अगर नेचर आपको ऐसा है, प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस पे क्या होगा, जो प्लेन सरफेस है यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो लेस होगा, लेस फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन लगेगा। और जो रफ सरफेस है उस पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मोर फ्रिक्शन। तो हम लोग देख लिए कि नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है कि जैसा नेचर रहेगा, प्लेन रहेगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा जल्दी जल्दी। जैसे ये प्लेन है तो इसमें फ्रिक्शन कम है। और ये दीवार क्या है, ये इसके रिस्पेक्ट में जो हमारे दीवार है वो दीवार क्या है, वो दीवार जो है इसके रिस्पेक्ट में, बोर्ड के रिस्पेक्ट में रफ है, तो उस पर इसको चलाएंगे तो हमें चलाने में प्रॉब्लम होगी। जिधर हम करेंगे उससे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज़्यादा फ्रिक्शन दिखेगा। तो ये रहा एक तो नेचर। दूसरा है कि जो फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहेगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके वेट पे डिपेंड करता है। जैसे हमने क्या किया, एक सरफेस रखा और इस पे हमने पहले इतना ऑब्जेक्ट को रख करके देख लिया, फिर इस पे कुछ और ब्लॉक्स को रख दिए, और ब्लॉक्स को रख दिए। अब आपको कहा कि खींचिए, फोर्स लगाइए, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेट बढ़ गया। तो वेट पे भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के, कि ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। भारी चीज़ों को आप खींचोगे तो उसका अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा होगा, जल्दी खींच नहीं पाएंगे। और जो हल्का चीज़ रहेगा उसको जल्दी खींच लेंगे, मतलब उसके पास कम फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर्स है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मोर वेट होगा, ज्यादा वेट होगा, मोर वेट यहां पे जैसे, तो फ्रिक्शन क्या होगा, मोर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। और लेस वेट होगा, सेकंड है लेस वेट होगा। अगर वेट कम हो रहा है तो फ्रिक्शन भी कम होगा, देन लेस फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो लेस फ्रिक्शन जनरेट होगा। इसके कॉजेज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा वेट है तो फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है और कम वेट है तो फ्रिक्शन कम होता है, मतलब ये चेंज हो रहा है। तो इतना ज़्यादा वेट कर दिए, इस पर और ऑब्जेक्ट रख दिए, उसको खींचेंगे और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आपने एक ये है, इस पर फोर्स लगा के आसानी से खींच सकते हो, लेकिन इस पर बहुत सारे ब्लॉक्स रख दिए तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके खींचना पड़ेगा। मतलब इधर जो मोशन है, इधर जो फोर्स है वो बढ़ता चला गया। इस पे एक ऑब्जेक्ट और रखे, इधर का फोर्स और बढ़ गया, और रखे और बढ़ गया। तो इसी कारण जब भारी चीज़ों को हम खींचते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है, उसको आसानी से स्पीड में नहीं खींच पाते हैं। हल्का चीज़ है तो
आसानी से उसको धक्का दे देते हैं या खींच लेते हैं। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है इस केस में जिस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन मतलब उसका अपोजिशन, जिधर फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में ज़्यादा फोर्स लगेगा, और हल्का रहेगा तो जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसके अपोजिट में कम फोर्स लगेगा। यही तो है दो फैक्टर्स जिस पे आपको फ्रिक्शन डिपेंड करता है। हम लोग देखते भी हैं जनरल अपने लाइफ में कि भारी चीज़ों को हमें खींचने में बहुत प्रॉब्लम होता है और हल्का चीज़ को आसानी से खींच लेते हैं, क्योंकि भारी चीज़ों में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो गया रहता है। नेक्स्ट क्लास में इसके कॉजेज पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इसके नोट्स बनाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।